हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट सीखने वाले हैं। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग आपको समझाना पड़ेगा। अपन जब परचेस करते हैं गुड्स, सो देयर विल बी टू पार्टीज, एक सेलर रहेगा एक बायर रहेगा। ओके, नाउ इन दैट केस सेलर उसका सेल्स बिल देता है बायर को, क्योंकि गुड्स परचेस किए उसका कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। दो टाइप्स के ट्रांजैक्शन रह सकते हैं, आइदर कैश ट्रांजैक्शन रहता है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मीन्स इमीडिएटली बायर ने पर सेलर को पैसे दे दिए, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन्स फ्यूचर कमिटमेंट किया है कि आफ्टर 30 डेज के बाद वो पैसे देगा या आफ्टर 2 मंथ्स के बाद पैसे देगा। दैट इज द केस। इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, टू सेफगार्ड द सेलर, वन concept is there, that is bills of exchange। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग के पहले मैं इंपॉर्टेंस समझाऊंगा तो आपको मीनिंग प्रॉपरली समझेगा। अगर कोई सेलर सेल करता है गुड्स, तो व्हाट विल इट डू, उसका इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए अगर फ्यूचर में उसने पैसा नहीं दिया बायर ने, तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए जिससे कि वो उससे पैसा वसूल कर पाए। उसलिए he will draw a bill which is called as bills of exchange। Bills of exchange is drawn by the seller on the buyer to safeguard his own interest। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग बुकिश लैंग्वेज में जैसे कि एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एंड कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड और एट अ फ्यूचर डेट और अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इसको मैं ब्रेकअप करता हूँ। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट टू पे समवन। तो चेक के जैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है, ये राइटिंग में रहता है, और उसमें अनकंडीशनल ऑर्डर इज द इम्पोर्टेंट वन। उसमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए, और विच विल बी साइंड बाय मेकर, जो उसको बनाएगा, और इट ऑल्सो बी साइंड बाय द एक्सेप्टर। ओके, so normally maker will be the seller party and acceptor will be buyer party। और फ्यूचर उसमें मेंशन रहेगा कि आफ्टर 2 मंथ्स पे करेगा या 3 मंथ्स पे किया, एट पर देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट। ओके, सो बेसिकली देर आर थ्री पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे कि चेक में आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ए ने बी को चेक दिया, तो ए विल बी ड्रॉ, ए ने बी को पैसा देना है। वैसे ही यहाँ पे थ्री पार्टीज रहेगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। फर्स्ट पार्टी विल बी द ड्रॉवर। ड्रॉवर का मीनिंग क्या है, जो बिल निकालेगा, हु इज द ओनर ऑफ द बिल, जो बिल निकालेगा उसको बोलते हैं ड्रॉवर। ओके, ड्रॉवर विल बी जिस पे बिल निकाला गया है, पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, it will be buyer most of the times, and payee means the person who will receive the amount of the bill। suppose A ने B पे बिल निकाला, so in that case A will be drawer and B will be drawee। and बिल में मेंशन किया है कि after 2 months B will pay the amount to A। in that case payee and drawer will be the same person, क्योंकि A ही person जो है जिसने बिल ड्रॉ किया है एंड जिसको अमाउंट मिलने वाली है, दैट इज पेई। पे कैन बी द डिफरेंस। पे का एग्जांपल अलग एक बोलता हूँ। ए ने बी पे बिल निकाला एंड ए हैज आस्क्ड बी टू पे द अमाउंट टू सी, सो इन दैट केस सी विल बी द पे। ओके, सो देर आर थ्री पार्टीज। एक रहता है ड्रॉवर जो कि बिल निकालता है, सेकेंड विल बी द ड्रॉई on whom the bill is drawn, and payee means who will receive the amount of the bill। okay, now moving ahead, कुछ इसेंशियल पार्ट्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो कि समझने जरूरी है आगे बढ़ने के पहले। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फर्स्ट पार्ट इसेंशियल है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ओरल एग्रीमेंट इज नॉट अलाउड अंडर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, इट इज कवर अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसमें मेंशन किया है कि इट शुड बी इन राइटिंग। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर चाहिए, कंडीशनल ऑर्डर रहेगा तो इट कैन नॉट बी अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, now third one is order to pay a certain sum of money। bill of exchange should mention a particular amount which should be paid by the drawee to drawer। it must be properly stamped होना चाहिए, stamp duty act के अंदर, और it must be dated, उस पे डेट मेंशन होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसका वैलिडिटी कब एक्सपायर होगा
वो समझ में नहीं आएगा। दीज आर बेसिक कंसेप्ट, इट मस्ट बी इन राइटिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर भी रहना चाहिए, ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी भी चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प चाहिए, मस्ट बी डेटेड। दीज आर बेसिक इसेंशियल थिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, मूविंग अहेड, यहाँ पे 4 टर्म्स मैंने मेंशन किए जो रिपीटेडली यूज होगी आगे चैप्टर में, सो यू शुड अंडरस्टैंड देम फर्स्ट, सो अपन आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज ऑनर ऑफ बिल। ऑनर ऑफ बिल का मीनिंग समझना जरूरी है। ऑनर ऑफ बिल्स मीन्स व्हाट, कि कोई सर्टन बिल का अमाउंट डिसाइड किया है, लाइक ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया है एंड बी हैज प्रॉमिस्ड टू पे 10,000 ऑन द ड्यू डेट। जैसे कि आज मैंने बिल निकाला है, आफ्टर 2 months बी ने प्रॉमिस किया है कि वो पैसे देगा ऑन द ड्यू डेट और बिफोर द ड्यू डेट। इफ बी pays द अमाउंट देन इट विल बी द ऑनर ऑफ द बिल। ओके, ऑनर का मीनिंग क्या है कि उसने ड्यू डेट पे पैसे दे दिए, उसने पैसे नहीं दिए ये केस नहीं होगा। सेकेंड विल बी डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर का मीनिंग क्या है, इसका उल्टा, ऑनर का उल्टा, कि ड्यू डेट पे ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, उसने उसका प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया, तो डिसऑनर ऑफ द बिल विल बी द टर्म विच विल बी यूज्ड। थर्ड वन इज द नोटिंग चार्जेस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ए ने बी पे बिल निकाला है, ओके, और बी ने ऑन द ड्यू डेट पैसे नहीं दिए, ओके, पैसे नहीं दिए, सो व्हाट विल ए डू, ए विल गो टू द नोटरी पब्लिक, इट्स अ ऑफिशियल डिपार्टमेंट जहां पे ए जाके उसका वो बिल ऑफ एक्सचेंज रजिस्टर करेगा। क्यों रजिस्टर करना है, अगर कल कोर्ट केस करने का डिसाइड हो गया तो इन दैट केस देयर शुड बी सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, सो द डिसऑनर्ड बिल विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक को जाके दिखाएगा कि ऐसे ऐसे बिल का पोजीशन था और सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, प्लीज नोट इट। नोटरी पब्लिक उसको नोट करेगा and he will charge some amount to note that bill, so it will be the noting charges। and fourth one is due date। ड्यू डेट का मीनिंग क्या है कि अगर आज के डेट, सपोज इट्स द 1st अप्रैल, 1st अप्रैल पे कोई बिल निकाला है ए ने बी पे, सो आफ्टर 2 months बी ने एग्री किया है कि ही विल पे द अमाउंट, सो ड्यू डेट विल बी व्हाट, आफ्टर 2 months, 1st अप्रैल से आगे 2 months विल बी द ड्यू डेट। सो ये 4 कंसेप्ट है। ऑनर ऑफ द बिल्स मीन्स ड्यू डेट पे पैसे दे दिए, डिसऑनर मीन्स नहीं दिए, नोटिंग चार्जेस मीन्स पैसे नहीं देने के बाद नोटरी पब्लिक के साथ जो नोटिंग करना है उसके लिए जो चार्जेस पे करते हो दैट इज नोटिंग चार्जेस। एंड फोर्थ वन इज ड्यू डेट। ड्यू डेट का मीनिंग क्या है कि ऐसी डेट जहां पे पैसे देने लायबल है। नाउ द नेक्स्ट वन, 4 टाइप्स के बिल्स रहते हैं। बेसिकली देर आर 4 काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, फर्स्ट वन इज ट्रेड बिल। ट्रेड बिल का मीनिंग क्या है, जहां पे जेन्यून ट्रेड ट्रांजेक्शन है, जैसे कि श्याम हैज सोल्ड गुड्स टू विजय, तो यहाँ पे कौन किस पे बिल निकालेगा, श्याम ने गुड्स बेचे हैं विजय को, विजय से पैसे आने हैं, तो श्याम विल ड्रॉ अ बिल ऑन विजय, और विजय उसको प्रॉमिस करेगा कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ही विल गिव द अमाउंट। तो दिस इज द जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन, जहां पे ट्रेड हुआ था एक्चुअल और उस कंडीशन में बिल निकला है, तो दैट इज ट्रेड बिल। सेकेंड बिल अकोमोडेशन बिल, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, क्योंकि वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आगे जहां पे वो समझा सकता हूँ वहां पे समझा दूंगा। थर्ड वन इज इनलैंड बिल। बिल विच इज ड्रॉन एंड पेएबल इन सेम कंट्री इज कॉल्ड एज इनलैंड बिल। इनलैंड बिल का मीनिंग क्या है कि सेम कंट्री में बिल निकाला भी है और सेम कंट्री में पेएबल भी है, लाइक ड्रॉवर एंड ड्रॉई रिसाइडिंग इन द इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड बिल। इंडिया में ही बिल निकाला है और इंडिया में ही पेएबल है, दैट इज इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड फोर्थ वन इज फॉरेन बिल, इट इज टोटली अपोजिट। फॉरेन बिल का मीनिंग क्या है कि इट इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेएबल इन अनदर कंट्री, मीन्स वो बिल इंडिया में निकाला है एंड पेएबल इन श्रीलंका, सो इट विल बी द फॉरेन बिल। ओके, तो इनलैंड बिल और फॉरेन बिल का डिफरेंस क्या है कि ड्रॉन इन सेम कंट्री एंड पेएबल इन सेम कंट्री इट इज कॉल्ड एज इनलैंड। यू कैन टेक इट एग्जांपल लाइक इंडिया में ही बिल निकाला और इंडिया में ही पेएबल, तो इनलैंड रहेगा, और इंडिया में निकाला है और अदर कंट्री में पेएबल हो तो इट विल बी द फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट वन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, दैट इज द
मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट का कैलकुलेशन करना। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द चैप्टर। सपोज मैंने 1 अप्रैल पे बिल ड्रॉ किया, 1 अप्रैल 2010, एंड पीरियड ऑफ द बिल इज 1 मंथ। अगर मैंने क्या बोला है, 1 अप्रैल पे बिल निकाला है और उसका पीरियड है 1 मंथ, so what will be the maturity date or due date of the bill of exchange? So make it clear, पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 1 मंथ कहाँ पे खत्म होता है, 1 मई। 1 मई पे ड्यू डेट आ जाएगा, बट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉई जिस पे बिल निकला है, उसके लिए कंसेप्ट है 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड विल बी एडेड। सो बेसिकली 1 अप्रैल को अगर बिल निकाला है, पीरियड अगर 1 मंथ है, तो व्हाट विल यू डू, मैच्योरिटी डेट कैसे आएगा, 1 अप्रैल से आप 1 मंथ उसमें ऐड करोगे, 1 मंथ ऐड करके डेट क्या आएगा, 1 मई, बट 3 days का ग्रेस पीरियड भी उसमें ऐड करना जरूरी है। तो यू विल ऐड 3 days का ग्रेस पीरियड, तो 1 मई में 3 days ऐड हो गए तो क्या आएगा, 4th मई। 4th मई विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आपको ड्यू डेट कैसे आया, आपने जितना भी पीरियड था उसमें ऐड किया, प्लस 3 days उसमें ऐड किए। पर यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, 1 मंथ एंड 30 days इज डिफरेंट। ओके, आप अगर कंसिडर करोगे मई मंथ, अगर आप कैलकुलेट करो तो मई में 31 days रहते हैं, और कोई मंथ में 30 days रहते हैं, या कोई मंथ में 28 days भी रह सकते हैं। तो अगर बिल का पीरियड 1 मंथ दिया है तो दैट इज द डिफरेंट, एंड 30 days इज डिफरेंट। इफ इट इज गिवन इन द 30 days, सो आपको स्टार्ट डेट इग्नोर करना है, उसके आगे 30 days ऐड करना है, और उसमें 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड। सो ये क्लेरिफाई रखो कि 1 मंथ अलग है और 30 days अलग है। डेज में दिया तो आपको डे वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, मंथ दिया तो आप मंथ टू मंथ कैलकुलेट करोगे। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, अगर ये कैलकुलेट करते टाइम अगर ड्यू डेट फॉल हो गया, ड्यू डेट अगर फॉल हुआ है हॉलीडे पे, हॉलीडे पे अगर ड्यू डेट फॉल हुआ, फॉर एग्जांपल ड्यू डेट आपका आया 12 अगस्त, 12 अगस्त प्लस 3 days का ग्रेस पीरियड किया, 15 अगस्त पे अगर आपका ड्यू डेट आया तो आप क्या करोगे, इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन द पब्लिक हॉलीडे, 15 अगस्त आपका पब्लिक हॉलीडे है, सो इन दैट केस ड्यू डेट विल बी ऑटोमेटिकली द प्रीसीडिंग बिजनेस डे। मीन्स ड्यू डेट क्या रहेगा, पहले वाला दिन, दैट इज 14 अगस्त। क्लियर, अगर ड्यू डेट कोई पब्लिक हॉलीडे पे आ गिरता है तो ड्यू डेट विल बी द प्रीसीडिंग बिजनेस डे। इफ इट इज 15 अगस्त और 26 जनवरी, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ, 26 जन को अगर आपका ड्यू डेट आ जाता है तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली द प्रीसीडिंग डे दैट इज 25 जनवरी विल बी योर ड्यू डेट। और सेकंड इसमें थॉट क्या आ सकता है कि इमरजेंसी हॉलीडे, फॉर एग्जांपल कोई भी डेट ले लो, वो डेट पे अगर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, कलेक्टर डिक्लेयर हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, नेशनल इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल पे ड्यू डेट था, 15 अप्रैल पे इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया कंट्री में, सो देन इट विल बी द नेक्स्ट डे, बिकॉज आप इमरजेंसी हॉलीडे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इमरजेंसी हॉलीडे अगर आया कोई दिन, तो यूर ड्यू डेट विल बी द नेक्स्ट बिजनेस डे। तो पब्लिक हॉलीडे अगर ड्यू डेट पे आया तो क्या होगा, पहले वाला दिन, दैट इज प्रीसीडिंग डे। इफ इट इज इमरजेंसी हॉलीडे तो क्या रहेगा, नेक्स्ट बिजनेस डे। ओके, सो ड्यू डेट का कैलकुलेशन क्लियर है। आपको क्या करना है, कोई भी डेट दिया है वहां से मंथ अगर बोला है, मैंने एक एग्जांपल दिया था 1 अप्रैल का एग्जांपल दिया था, 1 अप्रैल में अगर 1 मंथ का बिल है तो 1 मंथ एक्सपायर विल बी 1 मई, आप उसमें 3 का ग्रेस डेज ऐड करोगे तो ड्यू डेट विल बी द 4th मई। अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आता है तो अब यू विल प्रीसीडिंग डे, और इमरजेंसी है तो नेक्स्ट डे। अब उसमें और एक एडिशनल कंडीशन है, अगर ऐसे होता है, ड्रॉवर मीन्स ए ने बिल ड्रॉ किया है बी पे, ए ने ड्रॉ किया 1 अप्रैल पे, 1 अप्रैल 2010 पे बिल ड्रॉ किया, और बी ने उसको एक्सेप्ट किया है 3 अप्रैल को। ए ने निकाला था 1 अप्रैल को, बी ने एक्सेप्ट किया 2 और 3 अप्रैल, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग 3 अप्रैल। सो आप स्टार्ट डेट क्या पकड़ोगे, 1 अप्रैल पकड़ोगे या फिर 3 अप्रैल पकड़ोगे ड्यू डेट कैलकुलेशन के लिए। दैट इज कंफ्यूजन वाला पॉइंट, कि मैंने ए ने बिल निकाला है 1 अप्रैल को और बी ने एक्सेप्ट किया है 3 अप्रैल को, तो इन दैट सिनारियो व्हाट विल यू डू,
सो आपको ये कंसिडर करना है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपको कंसिडर करना है डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल। जिस दिन बिल निकला है उस दिन से आप पीरियड कैलकुलेट करोगे, आप डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को इग्नोर करोगे। सो इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, आप डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सिर्फ एक ही सिनारियो में कंसिडर करोगे। कौन से सिनारियो में कंसिडर करोगे आप? जहां पे स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, आगे दिया है कि बिल आफ्टर साइट। अगर बिल आफ्टर साइट ये वर्ड आपके क्वेश्चन में आता है, अगर ये पर्टिकुलरली आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि बिल आफ्टर साइट इज गिवन, तो आपको क्या कंसिडर करना है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सो ये चीज ध्यान में रखना कि डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल से स्टार्ट करना है या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करना है, दिस इज अप टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में बिल आफ्टर साइट वर्ड नहीं दिया है, तो विल कंसिडर डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग से आप पीरियड स्टार्ट करोगे। और सेकंड सिनारियो क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दिया है कि बिल आफ्टर साइट है, तो आप स्टार्ट करोगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी योर स्टार्ट पॉइंट। अब सिर्फ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे जैसे मैंने मेंशन किया है कि 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड आप हर बिल में ऐड करोगे, हर बिल में आप ऐड करोगे, एक्सेप्ट अगर आपको मेंशन किया है बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल ऑन डिमांड। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया है कि इट इज पेएबल ऑन डिमांड, अगर मेंशन किया है तो आप 3 days का ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करोगे। तो दिस इज बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आप आई होप कि आपको ये ड्यू डेट वाला मैटर पूरा समझा है। ओके।